Good morning, everyone. My name is Manish Kumar Kashodhan. My academic qualification is BSc and pursuing course DDT, that is Diploma in Dialysis Technicians. If you are found more notifications of my channel, then please subscribe to my channels Manish KK Metco classes. In this video lecture series, I am discussing to you basics of respiratory systems. इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ब्रीथिंग से भी इसको हम जानते हैं, इसमें ब्रीथिंग के मैकेनिज्म यानी कि अंडर रिस्पायरेटरी सिस्टम हम ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि चैप्टर के सोल उस यानी कि उसकी अगर उस चैप्टर को हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स यानी कि चैप्टर के सोल्स को टच करना होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की पूरी फिगर्स, जिसमें क्या है लंग्स इन्वॉल्व है, उसमें लंग्स के अंदर कई सारे ब्रांचेस हैं, ट्रेकिया दिखाई दे रहा है। ये सारे क्या लंग्स के एक रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर शोज हो रहे हैं। बट अभी कई सारे ऐसे फिगर्स हैं, हमें कई सारे फिगर्स को देख के समझना है कि हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेसिकली पढ़ते किसके बारे में। तो पहले मैंने एक फिगर को शोज आपके सामने रखा। इसमें क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स, ट्रैकिया और ब्रांकियोल्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, जो जॉर्ज वाशिंगटन जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि वहाँ की यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल्स अटैच हैं, जब क्या है कोविड का इन्फेक्शंस होता है किसी पर्सन्स में, तो जो लंग्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं वो एक एक्सरे के थ्रू दिखाया गया है। तो जहाँ पर ये ब्लू पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर ये क्या है इन्फेक्टेड एरियाज हैं। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन अपने लंग में होता है तो ऐसे डायग्नोज जब करते हैं, यानी कि जब अपनी लंग्स का एक्सरे कराते हैं या डायग्नोस के लिए जब लंग की रिपोर्ट आती है डायग्नोसिस के बाद में, तो उसमें ऐसे कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी ग्रीनिश एंड ब्लूइश स्पॉट्स हैं, ये क्या है इन्फेक्टेड एरियाज हैं। नेक्स्ट और भी कई सारे लाइट्स हैं। अब यहाँ पर भी एक हम सिंपल देख रहे हैं कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जितने भी ऑर्गन्स या जितने भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स, वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, फिर बाइफरकेटेड, फिर इसमें कई सारे ब्रांचेस होंगे, ब्रांकियोल्स, और फिर इसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे फर्दर ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं ट्रेकियाज में। नेक्स्ट तो ये इन सारी सभी फिगर्स को हमें देख के अच्छे से अपने माइंड में सेटअप करना है कि जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम्स पढ़ते हैं तो ये सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी ऑर्गन्स के नाम भी आगे देखना है, बट पहले हमें फिगर्स को एक अच्छे से विजुलाइज कर लेना, माइंड से उसे फीड कर लेना है कि कभी भी अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हम फिगर्स को किसी भी स्थान लेबल कर ले जाएं और उसे अच्छे से क्रिएट कर ले जाएं। तो कई सारे मैंने फिगर्स को दिखाया है, इन्फेक्टेड फिगर्स को भी दिखाया है। कोविड की जो वायरसेस होते हैं उनके इन्फेक्शन से जो अपने लंग्स में जो चेंजेस आते हैं उसको भी मैंने दिखाया है। तो और समझते हैं ये भी क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का फिगर है। नेक्स्ट और ये देखो
क्या है, ये ब्लड सप्लाई है, यानी कि जैसे इस प्रकार ब्रीथिंग्स या रिस्पायरेटरी सिस्टम अपने बॉडी में कई सारे बोल सकते हैं जो सांस लेने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है जो हमारे बॉडी में जितने भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट बात करें, अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में भी रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर एक क्या है, एक और भी चीज़ इन्वॉल्व किया गया है जो कि क्या है, डायफ्राम। ये जो ये शेप है क्या है, डायफ्राम है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये भी क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, सारे यहाँ पर, बट यहाँ पर एक चीज़ और इन्वॉल्व है, डायफ्राम। तो जो ये पोर्शन है ये डायफ्राम है। नेक्स्ट, और अब समझते हैं कि रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, यानी कि रिस्पायरेशन के दौरान इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन के केस में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है अपना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ता है, आपस में संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो ईयर होता है अंदर की तरफ मूव करता है, मूव डाउनवर्ड्स। देखिए जब डायफ्राम क्या हो करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे जब कॉन्टैक्ट करता है तो जो रिब्स के बीच में, या बोल सकते हैं जो रिब्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन परसेंट होते हैं वो अपने क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। फिर दूसरा केस जो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी कि डायफ्राम क्या होता है, फैलता है, यानी कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो जो ईयर होता है क्या होता है, मूव्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक क्या होता है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक रूल्स फॉलो होता है, यानी कि जिसे बाइल्स रूल्स बोलते हैं, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है या प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें बात ये समझ में आई कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होता क्या है। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो अपना वॉल्यूम होता है, चेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट का जो ईयर होता है अपने बॉडी के अंदर आ जाता है। और जब अपना जो रिब्स होता है, जब ये कांटेक्ट करता है, यानी कि जब डायफ्राम कांटेक्ट करता है तो एक ये प्रॉपर शेप लेता है, जिसे गुम्बद जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे डोम शेप बोलते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के दौरान जो अपना डायफ्राम होता है, जो एक क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स का बना होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो वहाँ पर एक प्रॉपर शेप देता है, जिसे डोम शेप बोलते हैं। और इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो अपना वॉल्यूम, यानी कि इनहेलेशन के प्रोसेस में जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो अपनी अंदर की हवा होती है वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में क्या होता है, चला जाता है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है, और फ्लैटेंट रिलैक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमें इस दोनों फिगर के कंपैरिजन में ये समझ में आया कि जो डायफ्राम होता है, इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, फैलना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी क्या है, अपनी मुट्ठी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अब अगर इसको ऐसे ऐसे छोड़े छोड़े तो रिलैक्स हो गई, अपनी पोजिशंस में आ जाना, रिलैक्स कहलाता है। नेक्स्ट, और इस फिगर को देखने के बाद में हमें ये भी समझ में आया कि जब इनहेलेशन होता है तो इनहेलेशन में जो अपनी थोरेसिक कैविटी है
उसकी जो वॉल्यूम होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वॉल्यूम कम होता है यानी कि हमेशा जो प्रेशर, जो एयर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। जब वॉल्यूम अपने लंग्स की कैपेसिटी क्या, अपनी जो थोड़ी सी कैविटी है या उसके जो वॉल्यूम है क्या होता है, जब कम होता है तो आसानी से बाहर का जो एयर होता है अंदर की तरफ चला आता है। और जब अपने थोड़ी सी कैविटी की स्पेस या वॉल्यूम बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो ईयर होता है क्या होता है, माने कि अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर एक किस कौन सा रूल्स लगता है, बायस रूल्स लगता है। जो बायस रूल्स होता है पी प्रोपोर्शनल वन अपान बी या बी प्रोपोर्शनल वन अपान पी होता है। नेक्स्ट अब ये बात करें कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन होता है जो कि क्या होता है, सेल के लेवल पर होता है। अब ये बात करें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें एनर्जी मिल जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे फूड एकदम क्या होते हैं, डिग्रेडेट होकर यानी कि टूट करके हमें वो एनर्जी देते हैं। नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमें जो भी फूड खाते हैं उससे हमें प्रॉपर सारी एनर्जी नहीं मिलती है। सारी एनर्जी क्या होता है, जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तभी उन फूड से हमें एनर्जी मिलती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है कि जो बोल सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। बट जब इसके बाद में जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तब उन फाइन पार्टिकल्स से ही क्या होते हैं, हमें एनर्जी मिलते हैं। तो हमें हमें ये हमेशा रिकॉल रखना है अपने माइंड में कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, खाली जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट वंस मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, बट उनसे हमें वहाँ एनर्जी नहीं रिलीज होगी। एनर्जी कब होगी, जब ब्रीथिंग होगा। ब्रीथिंग में कब, यानी कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होगा उसके लेवल पे हमें उन फूड मटेरियल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे हैं उनसे तब हमें एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हम ये समझते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में सिंपली होता क्या है। ब्रीथिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से O2 को लेते हैं और अपने बॉडी से क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। अब O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो ये कैसे होता है, जब क्या होता है कि अपना डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी संकुचित होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ले रहे हैं। जब क्या होता है, अपना डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, O2 को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि अब जब क्या होता है, भोजन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो उसमें जो फाइनल जो सिंपलेस्ट वंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनसे जो हमें एनर्जी मिलता है ATP के फॉर्म में मिलता है। ATP को क्या बोलते हैं, ATP किसी भी फूड मटेरियल की डिग्रेडेशन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो ATP होती है। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिन्हें क्या बोलते हैं, एनर्जी क्वाइन बोलते हैं, एनर्जी क्वाइन बोलते हैं। अब जैसे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इन्वायरमेंट से प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट्स और जो H2O होते हैं उनको और कार्बन डाइऑक्साइड उन सभी को लेकर क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। यानी कि क्या होता है, सिंपलेस्ट टू मेजर मॉलिक्यूल बनाता है छोटे छोटे। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर वो क्या होता है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। बट जो ब्रीथिंग है यहाँ पर एक क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि ब्रीथिंग क्या होता है, तुरंत नहीं हो जाता है कि एक ही स्टेज में या बोल सकते हैं एक ही स्टेप में नहीं कंप्लीट होता है ब्रीथिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन की अगर बेसिक डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो ब्रीथिंग होता है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, बट रिस्पायरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। यानी कि जब फूड मटेरियल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर ये
जो रिस्पायरेशन होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है, और ब्रीथिंग इज़ नो रिलीज ऑफ एनर्जी। ब्रीथिंग में क्या होता है, कोई एनर्जी नहीं रिलीज होता, बट रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ब्रीथिंग में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होता, शामिल नहीं होता, बट रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। मोड ऑफ ब्रीथिंग डिफर एमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ब्रीथिंग के तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट है, बट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन सेम इन ऑल। लेकिन जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो, चाहे जो एनिमल्स हो, चाहे लोअर एनिमल्स हो चाहे हायर एनिमल्स हो, अगर रिस्पायरेशन की अगर प्रोसेस की बात की जाए, जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में होगा रिस्पायरेशन, उसी तरीके से उसमें भी होगा। बट ब्रीथिंग की बात की जाए, मान लो अगर कोई लोअर एनिमल्स है और कोई हायर एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स में जो ब्रीथिंग का मोड होगा यानी कि तरीका होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्लाइड पे, डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीथिंग। यानी कि अभी मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ब्रीथिंग का जो मोड है डिफरेंट हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये समझेंगे कि जो स्पाइडर हैं, स्पाइडर में जो ब्रीथिंग होता है वो बुकलंग के द्वारा होता है। यानी कि कोई पूछे स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी होती है, मकड़ी में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, बुकलंग होता है। जैसे अगर हम लोगों में रिस्पायरेटरी या अगर मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो बोल सकते हैं लंग, लाइक अगर इनके केस में, स्पाइडर के केस में बात करें तो वहाँ पर बुकलंग बताएंगे। चिकन के केस में भी क्या होता है, लंग होता है। बट स्पंजस के केस में क्या होता है, उनका जो उनके ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वही उनमें क्या होते हैं, सारे प्रोसेस को, चाहे रिस्पायरेशन हो चाहे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, सारे उनके वाटर सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। यानी कि वो जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। अगर फिशेस की बात की जाए, फिशेस में जो ब्रीथिंग्स होता है वो क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और कैटरपिलर में देखें तो स्पाइरल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट समझते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस। इनवर्टिब्रेट अब यहाँ पर ये समझना है लोअर इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट वन, सिंपल डिफ्यूजन ओवर दियर इंटायर बॉडी। यानी कि इसमें जो डिफ्यूज़न होता है इनके क्या होता है, बॉडी के द्वारा होता है डिफ्यूज़न। अर्थवर्म यूज़ मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी कि जो अर्थवर्म होते हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके क्या होता है, लेयर मन की उनकी स्किन से होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि उनकी जो क्यूटिकल का मतलब क्या होता है, स्किन से बोल सकते हैं या उनके बॉडी सरफेस से बोल सकते हैं। इंसेक्ट यानी कि जो कीट होते हैं, आ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, यानी कि इंसेक्ट में क्या होता है, ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। उनमें क्या होता है, ब्रीथिंग इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का स्पेशल वैस्कुलाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, यानी कि अधिकतर जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं यानी कि जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं और मोलस्का हैं, उनमें जो ब्रीथिंग होता है वो क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है। अब गिल्स क्या होता है, ये क्या होता है, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली वैस्कुलाइड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि बेसल्स का क्या होता है, कई सारे बेसल्स आपस में मिलकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। तो गिल्स एक क्या होता है, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स वैस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो स्थल पे रहते हैं उनमें क्या होता है, एक वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिसे लंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें एमंग वर्टिब्रेट, यानी कि फिशेस यूज गिल्स वेयर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट जैसे फिशेस हैं, यूज गिल्स यानी कि जो ब्रीथिंग होता है उनमें गिल्स के द्वारा होता है। वेयर एज जहाँ पर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, यानी कि जबकि क्या होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी कि रेप्टाइल का मतलब सरीसृप जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स जिसको एप्स बोलते हैं, एंड मैमल्स यानी कि स्तनधारी रिस्पायर थ्रू लंग्स, ये सारे क्या होते हैं, लंग्स से रिस्पायर करते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू दियर
मॉइस्ट स्किन यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्किन के द्वारा क्या करते हैं, रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग करते हैं। आल्सो मैमल हैव अ वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम, लेकिन जो मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगला, यहाँ पर अब बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि क्या क्या उसमें ट्रैक्ट होता है, यानी कि रास्ता होता है। अगर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात की जाए तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पहला क्या होता है, नोज हो गया। नोज के बाद में नोज क्या होता है, पासवे ऑफ ईयर। नोज के थ्रू क्या होता है, जो ईयर होता है अंदर की तरफ पास होता है, यानी कि पहुंचता है। फिर उसके बाद में नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करता है, फिल्टर्ड वार्म एंड मॉइस्ट ईयर। और नेजल कैविटी क्या करता है, जैसे मान लो नोज के थ्रू क्या गया, ईयर गया, फिर जो नेजल कैविटी होगी, नेजल कैविटी में जो ईयर्स होंगे वहाँ पर क्या होंगे, कई सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, जो अपने हम लोगों ने ईयर को अंदर की तरफ लिया है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स लाइक एज डस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, उसको क्या करेगा, फिल्टर्ड करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में जो फेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद में फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स को थ्रोट बोलते हैं, गला बोलते हैं। अब ये क्या करता है, कॉमन पाथवे फॉर ईयर फूड एंड लिक्विड। अब ये क्या होता है, जो फेरिंग्स होता है एक क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है या कॉमन पैसेज होता है, फूड के लिए भी होता है और ईयर के लिए भी होता है। यहीं से फूड भी पास होता है और ईयर भी पास होता है, यानी कि एक तरीके से जो फेरिंग्स होता है जंक्शन का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो लैरिंग्स होता है क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें उसके नीचे के पार्ट्स के बारे में, ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया क्या होता है, मेन एयर वे होता है। क्या होता है, जो ईयर का पास होने का जो मुख्य रास्ता है वो क्या है, ट्रेकिया ही होता है। फिर उसके बाद में ट्रेकिया में कई सारे क्या होता है, फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई, ब्रांचिंग ईयरबेस, ब्रोंकाई यानी कि जो ईयरबेस में ब्रांचिंग हुई है, शाखाओं में बटी है, उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होते हैं, ईयर सैक फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वोलाई क्या होते हैं, ईयर सैक्स होते हैं, जो सैक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। फिर अब यहाँ पर और भी, नोज के बाद में माउथ। माउथ क्या होता है, पासवे या पैसेज बोल सकते हैं, पासवे भी बोल सकते हैं, पैसेज फॉर फूड एंड ईयर। जो माउथ होता है वो क्या करता है, ईयर और फूड को अंदर की तरफ लेने का एक रास्ता होता है। फिर उसके बाद में इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या होता है, इपिग्लॉटिस कवर्स लैरिंग्स ड्यूरिंग स्लोइंग, यानी कि जब क्या करते हैं हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो इपिग्लॉटिस क्या करता है, लैरिंग्स को क्या कर देता है, कवर्ड कर देता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं तो यानी कि जो बोल सकते हैं इपिग्लॉटिस एक क्या होता है, थिन पत्ती की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें जिसके दो फंक्शंस होते हैं। जब यानी कि जब हम क्या करते हैं, ईयर को लेते हैं तो ये क्या होता है, जिस जिस पाथवे से फूड गुजरता है उसकी तरफ ये क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। जब हम फूड को लेते हैं तो ये क्या होता है, उस पाथवे से गुजरता है जहाँ पर ईयर पास होता है। यानी कि ये बोल सकते हैं दोनों में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि ईयर को जब अंदर लेते हैं तब भी ये अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं, और जब हम फूड मटेरियल खाते हैं तब भी ये अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। यानी कि किसी चीज़ को निगलने के दौरान जो इपिग्लॉटिस होता है वो क्या कर देता है, लैरिंग्स पे क्या कर देता है, कवरिंग कर देता है। लैरिंग्स पे कवरिंग क्यों कर देता है, क्योंकि लैरिंग्स एक तो क्या है, साउंड प्रोडक्शंस करता है अपने अपने अंदर, इसलिए क्या करता है, लैरिंग्स पे ही कवरिंग करता है एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद में और बात करें प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कवर द लंग एंड लाइन द चेस्ट कैविटी। अब प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये क्या करता है, जो लंग्स होता है लंग्स को चारों तरफ से क्या होता है, कवर करता है एंड लाइन द चेस्ट कैविटी। और जो चेस्ट की कैविटी होती है उसको क्या करता है, लाइन करता है, घेरे रहता है। लंग्स लंग्स क्या होता है, लंग ऑर्गन ऑफ गैस एक्सचेंज, यानी कि जो लंग है गैस के एक्सचेंज करने का एक ऑर्गन है। और फिर उसके बाद में इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल मूव्स रिब्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान क्या करता है, ये
मूव करता है, इंटरकॉस्टल मसल। फिर बाद में बात करते हैं रिब्स। रिब्स क्या होता है, एक सपोर्ट करता है लंग्स को। डायफ्राम स्केलेटल मसल, जो डायफ्राम है एक प्रकार से क्या है, स्केलेटल मसल्स है। तो हमने ये समझा कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हम लोगों ने समझा कि नोज आता है, माउथ आता है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, नोज, माउथ, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। फिर उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा कवर किया लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, इंटरकॉस्टल मसल्स, ब्रोंकाई, एल्बोलाई, रिब्स, डायफ्राम। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं उसमें क्या होते हैं, टू ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज मेड अप बाय टू ट्रैक्ट। फर्स्ट इज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, सेकेंड इज लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड नोज, माउथ, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, लंग्स, इंटरकॉस्टल मसल्स या रिब्स, डायफ्राम। नेक्स्ट दूसरे फिगर से भी समझते हैं कि जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और क्या कौन कौन से आर्गन प्रेजेंट होते हैं। नोज, सेकेंड इज माउथ, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राम। डायफ्राम जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर से इसको डायफ्राम बोलते हैं, जो लेबलिंग किया गया है अच्छे से। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी कि जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है या ह्यूमन का जो रिस्पायरेशन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक एज जो इंटरनल पेपर्स होते हैं और जो दिल्ली एम्स, राजस्थान एम्स की कॉलेजेस अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स या जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के बेसिस पे। जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है या रिस्पायरेशंस होता है वो पाँच फेजेस में, 5 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला क्या है, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग। अब वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे, यानी कि जो हम नॉर्मल क्या करते हैं, गैस को लेते हैं, गैस को छोड़ते हैं, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं लंग्स के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स एल्वोलाई, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं और ब्लड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ गैसेस, यानी कि अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन गैसेस में क्या होता है, ब्लड के बीच में क्या होता है, गैसेस का स्थानांतरण होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, बॉडी जो सेल्स होते हैं और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, गैसेस यूज़ किए जाते हैं, रिलीज बाय सेल, जो कि या सेल के द्वारा रिलीज होते हैं। अब हमें यहाँ पर एकदम हमेशा सेटअप बना लेना है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हमें यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को समझना कि जो इंटरनल रिस्पायरेशन है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, किसके किसके लेवल्स पे होता है और किसके बिटवीन होता है। तो जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स, यानी कि लंग्स, एल्वोलाई और ब्लड के बिटवीन होता है, लेकिन जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है वो बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में होता है। तो हमें ये पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखना है कि जो इंटरनल रिस्पायरेशन होगा वो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होगा, और जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगा जो लंग में एल्वोलाई होंगे और ब्लड के बीच में होगा। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैसियस यूजेस होता है, यानी कि गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर दूसरा समझते हैं ब्रीथिंग
यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। ईयर जब हम क्या करते हैं, इनहेल्ड करते हैं यानी कि अंदर की तरफ लेते हैं, तो जो अपना चेस्ट होता है क्या होता है, एक्सपैंड होता है। क्या होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, पहले अंदर की तरफ लिए तो अपना जो चेस्ट होगा यानी कि चेस्ट का जो शेप होगा थोड़ा क्या होगा, एक्सपैंड होगा यानी कि फैलेगा। उसके बाद में क्या होगा, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम यहाँ पर क्या करेगा, डायफ्राम अपने फ्लैट स्ट्रक्चर में रहेगा यानी कि वो डोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद में जो एब्डोमेन क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एब्डोमेन भी क्या होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डायफ्राम भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ता है। नेक्स्ट दूसरा, ब्रीथिंग जब आउट यानी कि जब हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं यानी कि ईयर एक्सहेल्ड चेस्ट कॉन्टैक्ट, तो क्या होता है, जब ईयर को हम एक्सहेल्ड करते हैं तो अपना जो चेस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो डायफ्राम होता है डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो एब्डोमेन होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स्ड हो जाता है। नेक्स्ट, अब बात करें जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है, उसमें जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी बात करें। पहला एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में इधर प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वलाई, प्लूरल फ्लूइड यानी कि जो, फिर ब्रोंकियोल्स, डायफ्राम, लंग्स, चेस्ट, एंड ऑपरिस, ब्रोंकस। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से डिविजन इनटू टू पोर्शंस, इसे दो पोर्शंस में बांटा गया। पहला कंडक्टिंग पोर्शन और रिस्पायरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन में क्या होता है, यानी कि ईयर सिर्फ इसमें क्या होता है, आता है यहाँ तक, ईयर कंडक्ट करता है। एक वहाँ से पहले नोज में आएगा, नोज से फेरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स में आएगा, ट्रेकिया में आएगा, ब्रोंकाई में आएगा, लेवुलर एंड टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में आएगा। तो यहाँ तक क्या होता है, खाली ईयर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पोर्शन बोलते हैं। यहाँ पर ईयर का यूज़ नहीं होता। फिर रिस्पायरेटरी पोर्शंस में क्या होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स, एल्वेओलाई, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज होगा कहाँ होगा, रिस्पायरेटरी पोर्शंस में होगा। लेकिन जो गैसेस आते हैं कहाँ तक आते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आते हैं। तो कंडक्टिंग पोर्शन और रिस्पायरेटरी पोर्शन का मतलब समझ में आया। रिस्पायरेटरी पोर्शन यानी कंडक्टिंग पोर्शन में पहले गैस आएंगे, फिर उसके आगे जब गैस पहुंचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनका एक्सचेंज होगा। ब्लड माने कि जो लंग में एल्वुलाई रहेंगे और ब्लड के बिटवीन गैसेस का एक्सचेंज होगा। और दूसरा केस ये हो सकता है, जो सेल्स हैं और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो कंडक्टिंग पोर्शंस या बोल सकते हैं कंडक्टिंग जोन या रिस्पायरेटरी जोन, यानी कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं, टू जोन होते हैं या टू पोर्शंस होते हैं। पहला नोज हो गया यानी कि कंडक्टिंग जोन हो गया, सेकेंड रिस्पायरेटरी पोर्शंस या रिस्पायरेटरी जोन हो गया। तो कंडक्टिंग जोन जो होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लेवुलर एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट, रिस्पायरेटरी पोर्शन में होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सेक्स एंड एल्वुलाई। नेक्स्ट, यहाँ पर समझते हैं पियर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यानी कि जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो नोज होता है वो नोज कैसा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी बॉडी, हमारे पास जो नोज होता है क्या होता है, जोड़े में होता है, अपीयर ऑफ एक्सटर्नल नोज, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। जो क्या होता है, वो जो हमारी अपर लिप होती है यानी कि ओट होती है, इसके ऊपर इसकी ओपनिंग होती है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, और क्या करता है, नेजल चैम्बर्स को बनाता है, किसके, नेजल पैसेज के जरिए। नेक्स्ट, द नेजल चैम्बर्स ओपन टू फेरिंग्स। फिर जो नेजल चैम्बर्स होता है वो क्या होता है, जाकर फेरिंग्स में खुलता है। अ पोर्शन ऑफ व्हिच इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स होता है एक कॉमन पैसेज होता है, एक
कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और ईयर के पासेस के लिए भी ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स के जरिए लैरिंग्स में जाकर खुलता है रीजन इनटू द ट्रेकिया, उनकी ट्रेकिया के रीजन में से होकर। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स, जो लैरिंग्स होता है क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि क्या करता है, आवाज़ निकालने में मदद करता है। एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, और अतः इसलिए इसे कोई को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर फिर से एक फिगर को समझते हैं जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। पहला नॉस्ट्रिल, यानी कि जो अपर यहाँ पर छिद्र हैं इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। फिर उसके बाद में नॉस्ट्रिल के ऊपर यानी कि जो आगे वाला मूवेबल पार्ट है उसको बोल सकते हैं नॉस्ट्रिल, ये जो दोनों ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में क्या है, नेजल कैविटी, यानी कि नॉस्ट्रिल के आगे जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेजल कैविटी मिलेगा। फिर उसके बाद में जब नेजल कैविटी के फेरिंग्स मिलेगा, ट्रेकिया मिलेंगे। फिर अब यहीं पर जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। और लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, उशोफैगस होता है। उस लैरिंग्स हो गया। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। फिर राइट लंग और लेफ्ट लंग, जो राइट लंग होंगे उसमें ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम कि दोनों साइड में भी इसकी लेवलिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक राइट ही या लेफ्ट में करें, अपने अकॉर्डिंग दोनों तरफ इसकी लेवलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं पूरे नेजल कैविटी के बारे में। अब ये देखते हैं नेजल कैविटी, यानी कि जो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं नेजल कैविटी में, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंजोफैरिंग्स। जो लैरिंग्स से अटैच होगा नेजोफैरिंग्स, जो नोज से अटैच होगा उसे नोजोफैरिंग्स, जो माउथ से अटैच होगा उसे ओरोफैरिंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर समझते हैं ब्रीथिंग और टॉकिंग। ब्रीथिंग और टॉकिंग के समय में जो एपिग्लॉटिस होता है कैसे काम करता है। तो जब हम क्या करते हैं, ईयर को जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस वो क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन जब हम टॉकिंग करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर्स विजुलाइज हो रहे हैं। तो जब ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो जिससे क्या होता है, एक प्रेशर अंदर से क्रिएट होता है जिससे वॉइस निकलती है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस होता है क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि। और नेक्स्ट,